हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपावली राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने काव्य की परिभाषा एवं काव्य के स्वरूप के बारे में चर्चा करूँगी। काव्य, जब भी काव्य की बात आती है तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि काव्य का जो अर्थ है वो कविता होता है। प्राचीन काल में काव्य शब्द का जो प्रयोग है वो साहित्य के नाटक की सभी विधाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु आज काव्य शब्द का जो अर्थ है बिल्कुल संकुचित हो गया है। ये कहें कि वो केवल कविता तक ही सीमित हो गया है। काव्य में क्या है, रागात्मक भावनाओं से संबंधित सभी रचनाएं आ जाती हैं। आरंभ में गद्य, पद्य, नाटक, चंपू आदि सब कुछ काव्य के अंतर्गत आते थे, परंतु आज हम काव्य का जो अर्थ है केवल कविता तक ही सीमित रखते हैं। काव्य की परिभाषा देने से पहले काव्य का अर्थ जान लेना भी बहुत जरूरी है। इसमें अभिनव गुप्त ने काव्य के विषय में बताया है कि जो कुछ भी वर्णनीय है वही काव्य है, अर्थात जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। अंग्रेजी में कवि का जो पर्यायवाची है वो पोइट होता है। वैसे जो पोइट है वो पोइम करता है और पोइम का अर्थ है निर्माण करना, सृजना करना। अतः काव्य का जो अर्थ है, काव्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, कवि कर्म या कवि के द्वारा जो भी काव्य रचना की जाती है वही क्या हो जाता है, काव्य का काव्य क्रम, काव्य सर्जना। काव्य को अर्थ को समझने के पश्चात हम यह चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने काव्य के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। जब परिभाषा की बात आती है तो हम मुख्य तौर पर काव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है जो संस्कृत के विद्वानों ने काव्य की जो परिभाषा है उसके बारे में क्या बताया है। संस्कृत के विद्वानों ने काव्य की परिभाषा को काव्य शब्द के लिए प्रयोग किया है। अपने व्यापक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ललित साहित्य अर्थात साहित्य की सभी विधाओं के समुच्चय के लिए प्रयुक्त होता है काव्य शब्द। अपने संकुचित अर्थ में यह शब्द कविता का पर्याय माना जाता है, अर्थात संस्कृत के विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं हैं उनमें जो प्रमुख है वो है कि काव्य उस रचना को कहते हैं जिसमें जो अलंकारों से युक्त, गुण सहित, दोष रहित और जिसमें अभिष्ट अर्थ का वर्णन संक्षिप्त रूप से जिसका वर्णन किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि जो मुख्य तौर पर जो काव्य की परिभाषाएं हैं उसमें जिसमें काव्य में क्या होना चाहिए, अलंकारों से युक्त होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि गुणों से युक्त होना। यदि काव्य अलंकारों से युक्त है, गुणों से युक्त है और उसमें कम शब्दों में अभिष्ट अर्थ की सिद्धि होती है तो वही क्या है, काव्य है। दोष रहित होना भी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और काव्य में शब्द और अर्थ उन दोनों के सहित भाव भी काव्य को सार्थक बनाते हैं। उसके पश्चात एक परिभाषा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। जो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी है और जगन्नाथ जी ने भी बोला है, दोनों की मिलती जुलती है। रसात्मक वाक्य काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला है कि जिसको पढ़कर हमें रस की अनुभूति हो, रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य है। और पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। अब है पाश्चात्य विद्वानों ने जो भी काव्य के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं वो कौन कौन सी हैं। कविता प्रकृति का संवेदनात्मक एवं लयात्मक अनुकरण है। जो कविता है मूलतः जीवन की आलोचना है। ये किसने बोला है, मैथ्यू आर्नाल्ड ने। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। कविता उत्तम शब्दों का उत्तोत्तम क्रम विधान है। कविता कल्पना और मानवीय आवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है। जो ये परिभाषा किसने दी, हडसन ने। कविता वह कला है जो सत्य को आनंद से समन्वित करती है। ये जो परिभाषाएं दी हैं वो किसने दी है, पाश्चात्य विद्वानों ने।
और जो हिंदी के विद्वानों के द्वारा जो भी काव्य की परिभाषाएं दी है वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी है, जो शब्द विधान करती है, उसे कविता का कहते हैं। और जो ये परिभाषा है ये रामचंद्र शुक्ल ने दी है। दूसरी परिभाषा क्या है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं का श्रेय और प्रय देने वाली अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय जी ने बोला है। जब भी काव्य की बात आती है तो जो परिभाषाएं हैं, जैसे संस्कृत के विद्वानों ने दी है, पाश्चात्य विद्वानों ने दी है, हिंदी के विद्वानों के बारे में, इसमें मैंने जैसे काफ़ी करवाई हैं, लेकिन जो तुम्हें सही लगे आसान लगे वही कर लो। जैसे जो हिंदी में है वो ये सबसे आसान से कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावना से किसी दूसरे के हृदय से में आविर्भूत हो जाती है। ये महादेवी वर्मा जी की जो परिभाषा है, या ये कहीं सुमित्रानंद पंत की कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह छोटी सी है और आसान भी है। जो उपयुक्त जितने भी परिभाषाएं हमने देखी हैं उनको पढ़कर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कविता के पूर्ण सौंदर्य की परिभाषा के सीमित जो शब्दों इसको सीमित शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि जब जब हम कविता को परिभाषा की सीमाओं में बांधना चाहते हैं तब तब हमसे कुछ न कुछ अवश्य छूट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कविता है साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें भाव तत्व सर्वाधिक प्रबल होता है। साहित्य को यदि हम जीवन की आलोचना कहते हैं तो कविता को हम जीवन की भावपरक आलोचना कह सकते हैं। वस्तुतः सच्ची कविता वह है जो कवि और पाठक दोनों को भावानंद प्रदान करने की क्षमता रखती है। अब अपने काव्य के बारे में जाना, काव्य की परिभाषाओं के बारे में जाना, उसके बाद देखो काव्य के भेद। काव्य के जो मुख्य तौर पर हम दो भेद मानते हैं, एक होता है स्वरूप के आधार पर। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति के आधार पर हम जो काव्य है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में हम क्या लेते हैं? नाटक, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। और जो श्रव्य काव्य है उसके बारे में हम क्या बताएंगे कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक के मन में आनंद की अनुभूति होती है उसको बोला जाता है श्रव्य काव्य। और जो मुक्तक काव्य है, जो श्रव्य काव्य है, उसको आगे हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है मुक्तक काव्य और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। अब जो श्रव्य काव्य है वो क्या है कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर उससे हम आनंद लेते हैं वो श्रव्य काव्य है। अब मुक्तक काव्य कौन सा हुआ कि जिसमें किसी एक छंद के माध्यम से ही घटना का वर्णन किया जाता है, लेकिन उनमें कोई तारतम्यता नहीं होती है, यानी कि वो मुक्त रूप से वो जो काव्य रचना की जाती है उसमें एक छंद में किसी जैसे कुछ बताया जाता है, दूसरे छंद में जैसे जब हम कबीर की बात करते हैं तो एक छंद में क्या बताया जाता है कि गुरु की महिमा का वर्णन है और दूसरे में क्या बता दिया जाएगा? परमात्मा की भक्ति के बारे में बता दिया जाएगा। यानी कि जो मुक्तक काव्य हैं वो मुक्त रूप से रचे जाते हैं और उनमें कोई तारतम्यता नहीं होती है। जबकि जो प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध काव्य पूरी घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उसमें उसको क्या है वो छंदबद्ध भी होते हैं और उसको पढ़कर हमें क्या लगता है जो तारतम्यता है वो बनी रहती है। अब जो काव्य है वो क्या है? स्वरूप के आधार पे भी वर्णन किया और शैली के आधार पे भी। स्वरूप के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। दृश्य काव्य होता है और दूसरा क्या होता है? श्रव्य काव्य। और अब दृश्य तो जिसको देखा जाए वो क्या है? नाटक। और श्रव्य जिसको सुना जाए। अब इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। अब मुक्तक प्रबंध काव्य को ही आगे हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होता है? जो महाकाव्य होता है वो ऐतिहासिक या पौराणिक किसी भी कथा का उसका पूरा वर्णन होता है उसमें।
और उसमें जो सर्गों की संख्या है वो 8 या 8 से अधिक होती है। और मुख्य कथा के साथ जो लघु कथाएं हैं वो जुड़ी भी होती हैं। लेकिन जो खंड काव्य है वो क्या है, उसमें जो सर्गों की संख्या है वो 7 हो सकती है या 7 से कम होती है। और उसमें लघु कथाएं नहीं होती हैं। उसमें जैसे जानकी की कथा है, सीता या स्वयंवर की कथा है, इसमें केवल एक कहानी के बारे में बताया जाता है। जबकि जो महाकाव्य होता है उसमें वो एक विस्तृत उसका अध्ययन होता है और उसमें हम कोई ऐतिहासिक या कोई किसी भी पौराणिक घटना को उठा लेते हैं और उसके बारे में हम पूरा उसका विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं। और जब भी सर्ग, क्योंकि महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में रचे जाते हैं, सर्गों को हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी में क्या है, किसी महाकाव्य में 15 सर्ग भी हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं। जैसे जयशंकर का जो कामायनी है वो 15 सर्गों में बंधा है। तो जो ये 15 सर्ग हैं यानी कि छोटी छोटी उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन जो खंड काव्य होता है उसमें केवल एक कथा है, उसके बारे में ही बताया जाता है। अब आगे देखिए, शैली के आधार पर काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। जो पद्य काव्य है उसमें क्या होता है, जो पद्य का मतलब क्या होता है, कविताएं। जो पद्य है वो क्या होता है, भाव प्रधान होता है। और जो गद्य विधा है उसमें हम कहानी को लेते हैं और ये क्या होता है, विचार प्रधान होता है। और जो चंपू काव्य होता है, आदि तो क्या होता है, ये छंदबद्ध होती है और आदि इसमें कहानी होती है। इस प्रकार करके हम काव्य के शैली के आधार पर और स्वरूप के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। अब देखो, इसमें हम इसको ये कहें कि अर्थ की दृष्टि से हम काव्य को कितने भागों में बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर हम काव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अब उत्तम काव्य जो सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल जो रचना होती है उत्तम होती है, मध्यम जो बीच की होती है, और अधम क्या है, इन दोनों दर्जों से जो नीचे की रचना होती है उसको हम बोलते हैं अधम रचना। अब इसमें क्या है, जैसे प्रबंध काव्य को हमने क्या बोला कि काव्य या कविता का वह स्वरूप जिसमें एक कथा होती है और जो बंधनों से युक्त होने के कारण जिसका प्रत्येक पद दूसरे पद से श्रृंखला से बंधा हुआ होता है। जबकि मुक्त काव्य में क्या होता है कि कविता का वह रूप है जिसमें कोई कथा नहीं होती है और न ही कोई उस पर कोई बंधन होता है, प्रत्येक पद क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और क्या है, प्रबंध और मुक्तक के बाद कौन सा बताया है, महाकाव्य और खंड काव्य। अब आगे देखिए कि जब भी हम काव्य की बात करते हैं, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों होना चाहिए। भाव पक्ष है कवि की अनुभूति होती है, या ये कहा जाए कि काव्य का जो भाव पक्ष होता है वो क्या होता है कि कवि की अनुभूति को ही हम भाव पक्ष कह लेते हैं। इसके अंतर्गत काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय, कल्पना, जीवन के प्रति जो कवि का दृष्टिकोण है उसको शामिल करते हैं। और इसी काव्य के इसी पक्ष को हम क्या कह देते हैं, भाव पक्ष। और जब कला पक्ष की बात आती है तो काव्य के कला पक्ष में हम क्या लेते हैं, प्रयुक्त जो भाषा है, शैली है, अलंकार है, ध्वनि है, गुण, रीति आदि सभी विधान इसमें शामिल करते हैं। जो काव्य का भाव पक्ष यदि काव्य की आत्मा होती है तो काव्य का कला जो पक्ष है वो काव्य का शरीर माना जाता है। ध्यान से सुनो कि काव्य का भाव पक्ष यदि काव्य की आत्मा है तो काव्य का कला पक्ष काव्य का शरीर है। कितनी बड़ी बात बोली है। अब जो पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने महाकाव्य को भी 2 भागों में बांट दिया था, एक विकासशील महाकाव्य और दूसरा कलात्मक महाकाव्य। जो कलात्मक महाकाव्य का अगर मैं उदाहरण कहूँ तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है वो कलात्मक महाकाव्य का एक सुंदर उदाहरण है। और अगर हम बहुत सारे महाकाव्यों की बात करते हैं तो जैसे पृथ्वीराज रासो है, पद्मावत है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, प्रिय प्रवास, ये सभी क्या हैं, हिंदी जो साहित्य के प्रमुख महाकाव्य हैं। कामायनी, साकेत संग, प्रिय प्रवास आदि की गिनती करते हैं।
और एक होता है गीति काव्य। गीति काव्य क्या होता है कि जब गीति काव्य अंतर्वृत्ति काव्य प्रधान काव्य है, इसमें कवि अपने सुख दुख हर्ष शोक आशा निराशा आदि भावनाओं का अंकन करता है। और संगीतात्मकता गीति काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अनुभूति की तीव्रता के कारण ही प्रस्तुत जो काव्य है उसमें नीति तत्व का समावेश हो जाता है। काव्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये पूरा आपने अध्ययन किया। अब जब काव्य की बात आती है तो मैं काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में भी बताऊंगी। काव्य का मतलब अब तुम्हें साफ साफ समझ में आया होगा कि अब काव्य का मतलब क्या है, केवल कविता से हम लेते हैं। और काव्य मानवीय भावों का अंतर संयोजन भी है। बाबू गुलाब राय ने काव्य का जो मूल तत्व रागात्मक या भावात्मक ही माना है, लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों ने 4 प्रकार के काव्य माने हैं, या ये कहें कि काव्य के जो 4 प्रमुख तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है भाव तत्व। भाव तत्व। दूसरा कल्पना बुद्धि शैली। जब भी हम काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? भाव तत्व। दूसरा क्या है? कल्पना। और तीसरा बुद्धि तत्व। और चौथा शैली। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही किसी को एक तत्व को अधिक महत्वपूर्ण मानना है, किसी ने क्या है भाव तत्व को महत्वपूर्ण मान लिया, तो किसी ने कल्पना तत्व को, किसी ने बुद्धि तत्व को महत्वपूर्ण मान लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे भाव तत्व। भाव तत्व क्या है कि भाव तत्व काव्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य का मूल तत्व है। इसे साहित्य अथवा काव्य का सृजनात्मक तत्व भी कह सकते हैं। भाव एक प्रकार का क्या है? मनोविकार है। रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य के भाव पक्ष के बारे में बताया है कि इसमें नाना विषयों के बोध का विधान होने पर उससे संबंध रखने वाली इच्छा की एक रूपता के अनुसार अनुभूति के जो भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं वे भाव या मनोविकार कहलाते हैं। भाव तत्व में क्या है कि भाव का संबंध मानव की सहृदयता संवेदनात्मक अनुभूति से ही होता है। यही काव्य का प्रमुख कार्य भी है। काव्य में विभिन्न भावों को प्रकट किया जा सकता है और भाव की परिपक्व जो अवस्था है उससे हमें रस मिलता है, या ये कहें कि भाव की परिपक्व जो अवस्था को रस कहा जाता है, और यही काव्य की आत्मा एवं चरम की उपलब्धि है। इसी कारण भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने काव्य के क्षेत्र में भाव के महत्व को स्वीकार किया है। उसके बाद क्या है? कल्पना तत्व। सुंदर तत्व की सृजना कल्पना तत्व के माध्यम से ही की जा सकती है। कल्पना भाव को पुष्ट करती है और उसके लिए जो सामग्री है वो हमें उपलब्ध करवाती है तथा साथ में ही अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। कल्पना का संबंध हमारी मानसिक सृष्टि से होता है, वह चाहे कवि की भावनाओं के अनुकूल हो या ब्रह्मा की सृष्टि का जो पुनर्निर्माण है, चाहे उससे हम उसको जोड़ तोड़ कर देख सकते हैं, उलट फेर करके हम एक बिल्कुल नई प्रकार की रचना बना सकते हैं। कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी क्या कर सकती है? उनमें भी आकार देने की क्षमता रखती है, या ये कहें कि शून्य को भी सतह एवं आकार देती है। काव्य विधायिनी कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी के भाव द्वारा प्रेरित हो या भाव का प्रदर्शन या संचार करती हो। तीसरा है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व का भी काव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बुद्धि तत्व कल्पना को क्या है? आगे बढ़ने से तो बचाती है तथा भावों को भी मर्यादा के भीतर रखने में भी सहायक है। बुद्धि तत्व ही सत्यम एवं शिवम की रक्षा करती है। वर्ण्य विषय का उचित संयोजन और जो रूप विधान है वह भी बुद्धि तत्व के द्वारा ही किया जाता है, या ये कहें कि शब्दों को उचित और अर्थ को औचित्यपूर्ण बनाने में, उनका विस्तार करने में काव्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह रस
रूप अनुभूति को सघनता प्रदान करने के अभिव्यक्ति के योग्य भी होती है या उनको योग्य बनाती है। भावनाओं को जो विस्तार देने में भी कभी कभी क्या है, कवि की कल्पना उड़ान सीमाओं का अतिक्रमण करने लग जाती है, या कवि भावनाओं में बहकर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें या अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करने लग जाता है। उस समय जो बुद्धि है वो कवि को रोकने का कार्य करती है। चौथा है शैली तत्व। शैली तत्व का जो संबंध है वो किससे है? अभिव्यक्ति से। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति शैली के माध्यम से ही की जा सकती है। इसके द्वारा कवि के हृदय के साथ पाठक के हृदय का सहज स्पंदन भी होता है या उनसे जुड़ाव भी होता है। इससे भाषा में संप्रेषणशीलता का गुण भी आ जाता है। इस तत्व में शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, गुण, रस आदि का समावेश भी किया जा सकता है। भाव, कल्पना, बुद्धि ये तीनों तत्व अमूर्त हैं। इन्हें अवयव, आकार और मूल रूप से शैली तत्व की ही इनको भाव प्रदान करती है। तात्पर्य यह है कि भाव, अर्थ और अनुभूति आदि सभी काव्य के प्राण तत्व हैं, जो अभिव्यक्ति तत्व या शैली तत्व उन सब को रूपायित करने या सक्षम शरीर बनाने का कार्य करते हैं। शैली भी काव्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितने के अन्य तत्व। काव्य की परिभाषाओं में इन तत्वों में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों को प्रमुखता दी जा सकती है। प्रिय स्टूडेंट्स, आज हमने काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद और काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में जाना है। अब देखिए, जो काव्य के पहले मैंने बताया काव्य क्या है कि जो भी कवि कर्म किया जाता है, जो भी कविताएं की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? काव्य। काव्य के वैसे तो दो भाग बताए हैं कि एक होता है स्वरूप के आधार पर और दूसरा होता है शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार या प्रकृति के आधार पर क्या होता है? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का आनंद हम देखकर ले सकते हैं, जैसे कि नाटक, और श्रव्य काव्य का आनंद हम कैसे ले सकते हैं? पढ़कर या सुनकर। श्रव्य काव्य को हम आगे कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में पूरी घटना क्रमबद्ध तरीके से उसका विस्तार किया जाता है, और मुक्तक काव्य में किसी एक छंद के माध्यम से ही पूरी घटना का वर्णन किया जाता है, तारतम्यता इसमें नहीं होती है। जबकि जो प्रबंध काव्य है वो पूरी तारतम्यता के साथ प्रकट किया जाता है। उसके बाद आता है जो प्रबंध काव्य है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक महाकाव्य होता है और दूसरा क्या होता है? खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें विस्तृत कथा तत्व होते हैं और संपूर्ण जीवन या युग का चित्रांकन किया जाता है। संपूर्ण कथा को 7-8 सर्गों में बांधा जा सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। महाकाव्य की जो कथा है किसी महापुरुष या राजा के जीवन पर आधारित होती है। इनका जो नामकरण है किसी प्रमुख पात्र या घटना के नाम पर किया जा सकता है। महाकाव्य का आरंभ हमेशा मंगलाचरण में से होना चाहिए। महाकाव्य में किसी महान आदर्श की स्थापना की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से कि महाकाव्य विषय प्रधान काव्य है। इसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित या लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों, आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। और जो महाकाव्य है वो कैसे होते हैं? सरगमंद होते हैं और इसमें कम से कम 8 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। कथा वस्तु का ऐतिहासिक या काल्पनिक प्रारंभ, ईश वंदना, आशीर्वचन, मंगलाचरण, प्रकृति चित्रण, किसी एक शांत रस शांत वीर श्रृंगार की प्रधानता, नायक का वध निषेध, किसी एक सर्ग में एक ही छंद, मतलब ये बहुत सारी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब कुछ इसमें होती हैं। महाकाव्य के बाद आता है
कि खंड काव्य है, जिस काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन न करके क्या किया जाता है कि जीवन की किसी एक घटना या एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। इसमें कथा तत्व रहता है, सर्ग योजना भी इसमें की जा सकती है, लेकिन इसमें सर्गों की संख्या 7 ही होती है। इसमें चरित्र चित्रण भी किया जाना चाहिए, जैसे जानकी मंगल में जयद्रथ वध, पार्वती मंगल, सुदामा चरित आदि क्या है महाकाव्य के बाद जो खंड काव्य है उसकी विशेषताएं हैं। आगे देखिए, और अगर हम ये तो क्या था आपको स्तवरूप के आधार पे, अब अगर हम शैली के आधार पे इसकी चर्चा करेंगे तो क्या है, नंबर 1 तो शैली के आधार पर जो काव्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। जो पद्य काव्य है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, जो कविता को लेते हैं और इसमें भाव प्रधानता को महत्व दिया जाता है, जबकि जो गद्य काव्य है उसमें हम कहानी पक्ष को लेते हैं, कहानी को लेते हैं, और इसमें क्या है किसी कहानी का वर्णन किया जाता है। जबकि जो चंपू काव्य है वो उसमें क्या है, आदि कहानी होती है और आदि पद्य, दोनों चीजों का मिश्रण होता है। और जो पद है वो क्या है, छंद या गीत के रूप में भी गाया जा सकता है। और ये क्या है, जो गद्य है वो विचार प्रधान होता है, जो पद है वो भाव प्रधान होता है, और जो चंपू काव्य है वो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि जो काव्य है, काव्य क्या है, जो कवि ने कर्म किया, पहले चाहे हम इसमें साहित्य में नाटक आदि सभी विधाओं को इसको मिलाकर इसको कार्य करते थे, लेकिन अब हम इसमें केवल कविता तक ही इसको काव्य को सीमित रखते हैं। आरंभ में गद्य, पद्य, नाटक, चंपू आदि सभी को काव्य के अंतर्गत ले लेते थे। अब देखिए काव्य क्या है, समझ में आया सबको कि काव्य क्या है, कवि का कर्म। पहले क्या था, काव्य के अंदर हम नाटक की सभी विधाओं को ले लेते थे, लेकिन अब हम केवल काव्य में कविता तक ही इसको सीमित रखते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है कि काव्य के कितने भेद हैं, बता दिया है कि स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर भी दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य को आगे 2 भागों में बांटा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। शैली के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है। और उसके बाद क्या है कि काव्य के प्रमुख तत्वों में हम क्या लेते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके क्या है अपनी रुचि के अनुसार काव्य को बांट दिया है। जिसकी क्या है भाव पक्ष में प्रधानता थी, उन्होंने भाव पक्ष को महत्व दिया है। जिसकी कल्पना पक्ष में प्रधानता थी, जिसने कल्पना को महत्वपूर्ण माना है उसने कल्पना तत्व को महत्वपूर्ण मान लिया है। जिसने बुद्धि तत्व को अपने जीवन में लिया, अपने जीवन से लिया है। मतलब कविता करने के लिए ये 4 चीजें हैं जो कि काव्य में होनी चाहिए। नंबर भाव भी होना चाहिए, उसमें कल्पना भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए और शैली भी होनी चाहिए। अगर हम इनमें से क्या है 1 या 2 ले लेते हैं तो भी काव्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। वैसे देखा जाए तो काव्य या कविता करते समय उसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें भावना भी होती है, क्योंकि जो भाव तत्व काव्य में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कला पक्ष। लेकिन यहाँ पे जब प्रमुख तत्वों की बात आती है कि काव्य करते समय काव्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें भाव भी होना चाहिए, कल्पना भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए और शैली भी। यानी कि भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली, ये चारों के मिश्रण से ही अच्छे काव्य की रचना की जा सकती है। उसके बाद होते हैं काव्य के गुण। ये काव्य के गुण कितने हैं, अब पहले उससे पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि काव्य क्या है। ये तो सबको पता चल ही चुका है कि काव्य क्या है। अब आगे देखो, जैसे काव्य है, काव्य की जब भी हम बात करते हैं तो काव्य में क्या क्या होना चाहिए कि भाव पक्ष भी होता है और कला पक्ष भी होता है। काव्य के जब गुणों की बात करते हैं तो काव्य में चमत्कार लाने के लिए हम क्या है कुछ उसमें अलंकार जोड़ते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को कुछ अभिव्यंजन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या है सभी तत्वों को उसमें शामिल करते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, काव्य के गुण कहते हैं। और काव्य के दो पक्ष माने जा सकते हैं। नंबर एक होता है भाव पक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है, कला पक्ष। भाव पक्ष में मैं काफी देर से यही बता रही हूँ कि भाव पक्ष का जो संबंध है काव्य के अंतर जगत से ही होता है, तथा कला पक्ष काव्य की बाहरी है। जो अंतर मतलब जो कवि के कहने का भाव है वो काव्य के अंदर माना जाता है, और जो कला पक्ष है, जो भाषा शैली है, वो बाह्य जगत से उनका संबंध है। वो हमें दिखाई देती है कि भाषा शैली कैसी है, अलंकार कैसे हैं, तत्सम तद्भव है, ये सब क्या होता है, ये बाह्य तत्व है। लेकिन जब काव्य के गुणों की बात आती है तो काव्य के 3 गुण प्रमुख हैं। नंबर एक होता है प्रसाद गुण। क्या है प्रसाद गुण, कौन सा है, काव्य के उस तत्व को कहा जाता है जिससे कोई काव्य पढ़कर या सुनकर जो आनंद ले लेता है, जैसे उससे उसमें क्या है, प्रसाद गुण में क्या है, बिल्कुल सरल होते हैं, वो जल की भांति क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं और आर पार दिखाई देते हैं। जैसे वह आता 2 टूक कलेजे के करता, यानी कि वह आता 2 टूक कलेजे के करता, यानी कि सिंपल साधारण सी भाषा है। तो इसमें क्या प्रसाद गुण क्या, पढ़ते ही समझ में आ जाता है, बिल्कुल सरल और सुबोध होता है। जो चीज़ पढ़ते ही समझ में आ जाए, सुबोध होती है, वो प्रसाद गुण होती है। और माधुर्य गुण क्या होता है, जैसे नाम से ही लग रहा है, मधुरता। काव्य का वह गुण है जो सुनने वाले के मन में मधुरता के भाव भर देता है, और उनका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। जो मीराबाई के, सूरदास के जितने भी जो कविताएं उन्होंने की, इसमें जो बातें बताई हैं वो सारे क्या, जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो सारे क्या है, माधुर्य से युक्त हैं। तीसरा था ओज गुण। ओज गुण वह गुण है जो काव्य में दीप्ति या जोश पैदा कर देता है, ओज पैदा कर देता है, वो क्या कहलाता है, ओज गुण। तो काव्य के गुणों की जब हम बात करते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1 होता है प्रसाद गुण, जो पढ़ते ही समझ में आ जाए, बिल्कुल साधारण सा, सरल, सुबोध पद। और दूसरा क्या होता है, माधुर्य गुण। माधुर्य का मतलब क्या होता है, मधुरता, जिनको पढ़कर हमारे मन में मधुरता के भाव पैदा होते हैं। और ओज गुण वह काव्य का वह गुण है जो हमारे मन में क्या है, जोश पैदा करता है, ओज पैदा करता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या किया है, काव्य के बारे में पढ़ा, काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा, और काव्य के जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।